अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तोशा खाना केस में सजा मुअत्तल हो चुकी है। रिहाई का फैसला भी हो चुका, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ताज़ा तरीन खबर यह है कि अभी तक मचल के जमा नहीं हुए, यानी आज के दिन चेयरमैन पीटीआई की रिहाई के इम्कानात दम तोड़ चुके हैं। बैरिस्टर अली गौहर ने तफसीली फैसले की मुसद्दका कॉपी भी हासिल कर ली है, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि मुचल के जमा नहीं हुए तो रोबकार जारी नहीं हुई। रोबकार जब तक जेल नहीं पहुंचती है तब तक कैद मुलजिम को रिहाई नहीं मिल सकती। बावजूद इसके कि कोर्ट का फैसला आ चुका है, यानी चेयरमैन पीटीआई की कैद नविश्ता दीवार है। साइफर केस के अंदर उनको धर लिया गया है, 30 अगस्त को कोर्ट के सामने पेश करना है, यानी कभी इम्कानात है कि कल पहली बार चेयरमैन पीटीआई का चेहरा भी अदालत पेशी के मौके पर दिखाई देगा। लेकिन मुझे समझ नहीं आता है कि मैं तोशा खाना केस का फैसला पढ़कर सुनाऊं या घर घर में भड़कते गुर्बत व अफलास के शोलों को देखूं। मैं तोशा खाना केस में चेयरमैन पीटीआई की रिहाई ना होने पर गम करूं या फिर आग पकड़ती मायूसी और कुनूतियत से पहलू तही कर दूं। मुझे बात तो इस इशू के ऊपर करनी थी, लेकिन मैं क्या करूं कि गरीब आदमी को जब दिल गिरफ्तार देखता हूं, जब उसको बिजली का बिल हाथ में थाम कर अरबाब इख्तियार की फिक्र पे दस्तक देता देखता हूं, तो फिर किस तरह मैं किसी की जातियात की जंग लड़ूं। तोशा खाना केस की बात करूं या मियां नवाज शरीफ साहब की लंदन से वापसी का जिक्र करूं कि वो अभी तक वापस क्यों नहीं आई हैं। महंगाई से मजबूरन अब घराने खुदकुशी कर रहे हैं, लोग मीटर कटा रहे हैं। आज फिर कई लोगों के मीटर कटे हैं, हजारों लोग आज भी सड़कों पर रांदा दरगाह भटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुल्क में इस वक्त गरीबों पर जुल्म के पहाड़ टूटे हुए हैं, उनका इश्ताल बुलंदियों को छू रहा है, लेकिन तमाम सियासी जमातें अमलन खामोश हैं। हर वक्त फिक्र सड़कों पर है। महंगाई से तंग शहरी बिजली के बिल देखकर बिफरे दिखाई देते हैं। अवाम का ऐसा शदीद रद्द-ए-अमल ज्यादा हैरान कुन नहीं है, क्योंकि पीडीएम की हुकूमत जाते जाते ऐसे हालात बनाकर रुखसत हुई जिसकी वजह से सबका सुकून और इत्मीनान गारत होकर रह गया है। शाहराहों, चौराहों और गली मोहल्लों में एहतजाज जारी हैं। सूरत हाल इस नहज पर पहुंच चुकी है कि न सिर्फ खुदकुशियों के रुझान में इजाफा हुआ है, बल्कि वालिदैन अपने बच्चों को अपने हाथों मारकर खुद भी मरने लगे हैं। लेकिन सवाल है कि इस बदतरीन सूरत हाल का हुकूमती हलकों को इदराक है भी या नहीं। बज़ाहिर हुकूमती सफ़ों में इत्मीनान और आसूदगी देखकर इसका जवाब भी नफी में ही बनता है कि रावी तो उनके यहाँ चैन ही चैन लिख रहा है। दूसरी जानिब यह भी एक हकीकत है कि बिजली की तकसीम कार कंपनीज में इंतहा दर्जे की करप्शन है। लाइन लॉसेस पूरे करने के लिए ओवर बिलिंग कोई राज नहीं है, जबकि हुकूमत ने तमाम लाइन लॉसेस, चोरी और कैपेसिटी चार्जेस पूरे करने का सिर्फ एक रास्ता देख लिया है कि बिजली के नर्ख बढ़ा दो। इस महकमे पर करप्शन पे कैसे काबू पाना है, दुरुस्त बिलिंग कैसे करनी है, आवाम को नाजायज़ बिलों से कैसे बचाना है, ये हुकूमत की सरदर्द नहीं है। वहाँ पर इजलास पे इजलास हो रहे हैं, लेकिन नशस्तन गुफ्तन बर्खास्तन, जिसकी वजह से आवाम बुरी तरह पिस कर रह गए हैं। आज ही खबर आई है कि बिजली की कीमत 2 रुपये फी यूनिट उसको मजीद बढ़ाया जा रहा है। शायद ऐसा करना IMF के साथ मुआहदे की मजबूरी हो, मगर दूसरी जानिब यह भी एक तल्ख सच्चाई है कि आवाम की सकत जवाब दे गई है। निगरां हुकूमत से भी कुछ अच्छा की उम्मीद नहीं है। उन्होंने इजलास पर इजलास तो बुलाए, लेकिन कोई भी फैसला नहीं ले सके। शायद ये उनका मैंडेट भी नहीं है। अगर ऐसा ही है तो फिर ये निगरां हुकूमत का दौर तो आवाम पर बहुत भारी साबित होगा। एक ऐसी हुकूमत जो आवाम के वोटों से भी मार्ज़े वजूद में नहीं आई है और जैसे इस बात की परवाह भी नहीं है कि अवाम उसके बारे में क्या राय रखते हैं। इसका ज़्यादा देर तक इक़्तिदार में रहना और आईनी मुद्दत में इंतखाबात करा के वापस ना जाना मुल्क की मईशत और इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। महंगी सिर्फ बिजली नहीं हुई, बल्कि इसकी वजह से हर शय महंगी हो चुकी है। हत्ता कि सब्जियाँ और फल भी जो कि बिजली से तैयार नहीं होते, इतने महंगे हो चुके हैं कि लोग अब सिर्फ इन्हें देख ही सकते हैं। आटे का रेट कहाँ पहुँच गया है, पेट्रोल 300 के हिस्से को अबूर करने के लिए बेकरार है और नए महीने के आगाज़ पर यह हद पार भी कर सकता है। डॉलर बेकाबू हो गया है, 15 रोज़ में इतनी तेज़ी से ऊपर गया है जैसे इसे ऊपर ले जाने वाला माफिया निगरां हुकूमत के इंतज़ार में था। हालात ये हैं कि जिनकी तकरीबन 3.5 बरस हुकूमत रही, वो तो 16 माह की हुकूमत पर तनकीद कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ 16 माह की हुकूमत में अयाशियाँ करने वाले भी अब इस महंगाई का बोझ उठाने को तैयार नहीं हैं। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो इस वक्त लंदन में मौजूद है, वो वहाँ पाकिस्तान से मुताल्लिक बात करने को तैयार नहीं। उनसे पाकिस्तान के हालात पर बात होती है तो वो कहते हैं कि लंदन में सिर्फ लंदन की बात करें, पाकिस्तान की बात ना करें। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज, सवाल लंदन में हुआ तो उन्होंने कैसे रिस्पॉन्ड किया है, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता हूँ। मैं इस वक्त बाहर लंदन आया हूँ, तो वहाँ पर पाकिस्तान के हवाले से बात करना यहाँ पर मुनासिब नहीं है। जिस वक्त चेयरमैन पीटीआई की हुकूमत थी और मरियम नवाज अपनी जमात के लिए बयानियां बनाने में मसरूफ थी, तो किस तरह वो बार बार महंगी बिजली के बिलों पर आवाम को हुकूमत के खिलाफ महाज बनाने के लिए तैयार कर रही थी, जरा वो भी आपको दिखाता हूं। वोट मांगे ना तो उसको अंदर से बिजली का बिल लाके दिखाना, कहना ये लो अपना वोट, और फिर उसको गैस का बिल
दिखाना, कहना ये लो झूठो अपना वोट, फिर उसको पेट्रोल की और डीजल की पर्चियां दिखाना और कहना झूठो बेईमानो ये लो अपना वोट। तो मैं जानती हूं आपके ऊपर मुश्किल है, लेकिन वो खाली कनस्तर लेके आना और चमचा लेकर आना और खाली कनस्तर बजा के उनको दिखाना, और फिर भी अगर वो ढीठ हो वहां से ना जाए तो घर में जो बची खुची सब्जियां होती है ना, जिनकी कीमतें अब आसमान पर पहुंच गई हैं, उन सब्जियों का हार बना के उनके गले में डालना। अच्छा, बिजली की कितनी कीमतें बढ़ी है? बिल बढ़े हैं ना? बिल इसलिए बढ़े हैं कि विचों खाई जाओ ते उतो रौला पाई जाओ। अब इस अवामी इशू पर बात करने के लिए मैंने किसी सियासतदान को प्रोग्राम में मदऊ नहीं किया है, बल्कि इस वक्त मारूफ समाजी रहनुमा और सरबराह JDC जफर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जफर अब्बास साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपको ज़हमत शो में इसलिए दी है कि आप आवाम में रहते हैं, पब्लिक पल्स को बेहतर तौर पर समझते हैं। इस वक्त अवामी गम व गुस्सा उरूज पर है, पब्लिक पल्स क्या है, अवाम क्या कह रहे हैं, ये आपसे जानेंगे। लेकिन आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के इंपॉर्टेंट केस का फैसला भी आया है कि उनकी सजा मुअत्तल हुई है। क्या लोगों को इसमें भी कोई दिलचस्पी है, ये भी बताइएगा। सिर्फ इतनी सी बात पूछूंगा, अगर किसी को सजा मिलने और सजा ना मिलने से अवाम के रोटी दानों में रोटी आ जाएगी तो अवाम का इंटरेस्ट है। अवाम की खाली बर्नियों के अंदर दाल आ जाएगी आधा किलो घर में, मैं 50 किलो नहीं बोल रहा, आधा किलो। अवाम के बच्चे 3 टाइम खाना शुरू कर देंगे कि नाश्ता करें, दिन का खाना, रात का खाना, तो मेरा इंटरेस्ट है, मेरी अवाम का इंटरेस्ट है कि इसको पकड़ो, इसको छोड़ो। लेकिन अगर लोगों के पेट खाली हैं, मालिक मकान ने कभी सुना था पाकिस्तान में ऐसा कि मालिक मकान घरों से निकाल दे? हजारों फैमिलीज हैं जिनके मालिक मकानों ने ताले लगा दिए हैं। वो कह रहे तुम पैसा दोगे रेंट तो हम अपने बच्चों की फीसें देंगे। भाई तुमसे हम कौन से 1 करोड़ रुपए रेंट लेते हैं भाई? 16,000 रुपए रेंट है, इससे हमारा अपना घर चलता है। लाखों खानदान होंगे इस वक्त ऐसे, हमारे पास तो एप्लीकेशन आ रही है ना, हजारों लोगों को लगता है कि उनके मसाइल का हल इलेक्शंस है। देखें, अवाम सिर्फ इस वक्त एक तरफ देख रही है, अवाम की तवज्जो सिर्फ इस वक्त अल्लाह की तरफ है। अवाम सिर्फ अल्लाह की तरफ देख रही है कि परवरदिगार आलम कोई ऐसा असबाब पैदा कर दे, कोई ऐसा मौजज़ा कर दे, कोई ऐसी बारिश कर दे कि हमारे घरों में आटा बरसे, दाल बरसे, तेल बरसे, हमारे बच्चे भूखे। कौन सा बाप ये चाहेगा कि उसके बच्चे भूखे सोए? एक घर में खाना पकता है, पूरे मोहल्ले के बच्चे तड़प जाते हैं। मैं जफर अब्बास साहब जो आपसे जानना चाह रहा हूं, देखिए पहले अच्छा और बुरा लीडर पे लड़ाई होती थी कि ये लीडर अच्छा है, ये दे सकता है, ये लीडर ऐसा है जो आवाम के हक में फैसले नहीं करता, या इसने बहुत बुरा किया है, ये पब्लिक का नहीं सोचता है। अब कोई ऐसी डिस्कशन डिबेट होती हुई नजर आती है आपको अच्छे और बुरे लीडर की? नहीं, अभी सिर्फ रोटी की बहस है। आप समझिए तो यार, एक इज्जतदार आदमी रोड पे घूम रहा, माइक लेके जाए, जी सर आपके घर के हालात कैसे हैं, उसके बाद उसकी आवाज नहीं निकलती, वो रोना शुरू कर देता है। क्यों? कोई उसको सीने से लगाने वाला नहीं है। हर आदमी तबाह हाल हो चुका है भाई। वो एक ऐसा सीना ढूंढ रहा है जो उसको सीने से लगाए और बोले परेशान ना हो, तेरे बच्चों की 6 महीने की फीस हम दे देते, तेरे घर की कटी हुई बिजली हम बहाल करा देते, तेरे घर के खाली बर्तनों में हम राशन भर देते, तेरे बच्चे भी 3 टाइम खाना खाएंगे। वो उसको ढूंढ रहे हैं। उनको नहीं मालूम उसको लीडर बोलते हैं, उसको मसीहा बोलते हैं, उसको सुपरमैन बोलते हैं, उसको अलादीन का जिन बोलते हैं, नहीं मालूम भाई। उसके बच्चे भूखे। एक शख्स की बात नहीं कर रहा हूं, पाकिस्तान की पूरी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीब आवाम का यह हाल हो चुका है। कोई सुनने वाला ही नहीं है। मैं किससे आगे चीखूं जाके भाई? अवाम से जब पूछते हैं तो अवाम इसका जिम्मेदार किसको करार देता है? अवाम इस वक्त कुछ नहीं बोल रही। अवाम इस वक्त गूंगी हो चुकी है। अवाम कह रही है खुदा के वास्ते हमें जिंदा रहने दो। बस अवाम एक बात कर रही है, खुदा के वास्ते हमें जिंदा रहने दो। ये बिजली के बिल हमारी आमदनी से डबल ट्रिपल क्यों भेज रहे हो? कौन फैसले कर रहा है? हम जिंदा कैसे रहेंगे? अवाम तो ये बोल रही है। उन्हें क्या लगता है कौन फैसले कर रहा है? उनको अब कुछ नहीं लग रहा भाई। देखे, जब लग रहा था हम भी बता रहे थे क्या लग रहा था। इस वक्त अवाम सिर्फ ये चीख रही है कि हम पाकिस्तानी हैं, हम आपके शहरी हैं, हम आपके बच्चे हैं, रियासत हमारी मां है। वो सिर्फ ये कह रहे हैं और पूछ रहे हैं क्या बच्चों के साथ ऐसे ही किया जाता है? तो फ्रैंकली स्पीकिंग जफर अब्बास साहब, ये तो इलेक्शंस का बड़ा मौजू और मुनासिब वक्त है। इलेक्शंस होते हैं तो लोगों को पता है कि उनको बिरयानी मिलती है, चावल मिलते हैं, देगें खुलती हैं, तो इसका मतलब ये तो इलेक्शन। मेरे भाई वो अलग तबका है जो बिरयानी के पीछे भागता होगा। मैं मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, जिनके घरों में फाके, उन्होंने कभी किसी जलसे में लाइन में लग के एक बिरयानी की थैली नहीं ली होगी। इज्जतदार लोग हैं, कोई टीचर है, कोई बैंक में क्लर्क है, कोई किसी फैक्ट्री में क्लर्क है, कोई कुछ नौकरी कर रहा है। ये वो आवाम नहीं है जलसों वलसों में लाइन लगने वाली। मैं आपसे सच कह रहा हूँ, इस वक्त लोग सिर्फ मैं आपको उस तरफ लेके आना चाह रहा हूं कि क्या ये हालात एक सोची समझी प्लानिंग के तहत पैदा किए गए? मैं क्या बोल सकता हूं, लेकिन नजर तो सबको आ रहा था। हम तो 3 साल पहले से चीख रहे हैं,
हम तो खुला चीख रहे हैं कि यार अवाम तब मरने की तरफ जा रही है, अवाम का रास्ता खतरनाक है, भूख है, परेशानी है। 150 रुपए लीटर वाला तेल कैसे 200 हो गया, कैसे 300 हो गया, कैसे 400 हो गया, कैसे 500 हो गया, और ये कैसे 600 रुपए लीटर हो गया। ये 300 रुपए का 10 किलो जो आटा मिलता था आज 1800 पे कैसे पहुंच गया। हम तो चीख रहे हैं। ये 150 रुपए की चने की दाल जो मिलती थी आज 300 350 की कैसे हो गई। तो भाई घर का बजट होता था ना कि 50,000 रुपए तनख्वाह में ही 18,000 का राशन आएगा, 36,000 में नहीं आ रहा। और अब तो 1 रुपए भी नहीं है राशन का, क्योंकि आमदनी 45,000 नहीं, बिल 80,000 है। इन हालात में देखिए, इन हालात में अवाम लूजिंग एंड पे है। बेनिफिशियरी कौन है इस तमाम तर सिचुएशन का? देखिए, जो भी बेनिफिशियरी हो, मैं इतना जानता हूं पाकिस्तान की 80% अवाम इस वक्त शदीद डिप्रेशन में है। पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक के सबसे मुश्किल तरीन दौर से लोग गुजर रहे हैं। लोगों की जमा पूंजी खत्म हो रही है। शौहर अपनी बीवियों से आके बोल रहे हैं जो सोने की चेन तुम्हें दी थी शादी पे, लाओ दे दो, बेच दे, बच्चों का खाना आ जाएगा, जिंदगी में अगर कभी पैसा आया तो तुम्हें दोबारा चेन दिला देंगे। ये नौबत आ गई है लोगों के घरों में भाई, ये सच है। सर्वे करवा लो, जिससे दिल चाहे, अमीरों से करवा लो, गरीबों से करवा लो, जो कंपनी तुम्हें पसंद हो उससे सर्वे करवा लो। हर घर में भूख है, हर घर में डिप्रेशन है, परेशानी है। एंड क्या है इसका, हम नहीं झेल सकते। कुछ ऐसी इतलात है कि रेस्क्यू 1112 को ऐसी फोन कॉल्स मौसूल हो रही हैं जिसमें लोग ये कह रहे हैं कि हमारे घर में राशन नहीं है, हमारे घर में खाना खाने को नहीं है, खाना पहुंचाया जाए। क्या आपको भी इसी तरह की कॉल्स मौसूल हो रही है इन दिनों? लोग क्या शिकायत कर रहे हैं? नहीं, ये तो आखिरी ऑप्शन है ना कि अब लोग वजीर आजम सेक्रेटेरिएट फोन करेंगे, कि अब लोग उन इदारों को फोन करेंगे, कंस्ट्रक्शन कंपनियों को फोन करेंगे, लोग फायर ब्रिगेड के ऑफिस फोन करेंगे, लोग 15 पे फोन करेंगे, लोग सुई गैस के ऑफिस फोन करेंगे। इनको जो टोल फ्री नंबर मिलेगा उस पर फोन करके बोलेंगे हम भूखे हैं, हमारे बच्चे भूखे हैं। कितनी शर्म की बात है कि वो पोस्ट चल रही है कि एक औरत कह रही है मैंने 15 पे फोन किया कि मेरे बच्चे 4 दिन से भूखे हैं, और उसके बाद वो SSP साहब जो थे उनके घर राशन लेके पहुंचे। बात यह है कि ये तो आखिरी ऑप्शन था ना आपका, उससे पहले तो हम तक पहुंचे लोग, हमारे जो फलाई इदारे हैं उन तक पहुंचे लोग। बात मैं ये तो कब से चीख रहा हूं 2 साल से कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि जिधर ये महंगाई लेकर जा रहे हैं लोग जिंदा कैसे रहेंगे। तो देखे ना, इंडिविजुअल्स कितनी देर तक करेंगे सर? इस ये मसले का मुस्तकिल हल तो नहीं है? तो फिर मुस्तकिल हल जो है वो बहुत ड्रॉन है, मैं नहीं बता सकता आपको क्या है, मैं यहाँ बैठ के नहीं बता सकता। कल भी आपके सामने आया खुदकुशी वाला वाकया, उससे पहले भी पोस्टर चल रही है, लोग खुदकुशी कर रहे हैं। आज अभी सुबह जो मैंने पोस्ट देखी है फेसबुक के ऊपर, पता नहीं किस जगह किस शहर में एक शख्स ने बिजली के बिल की वजह से खुदकुशी कर ली। बात ये है कि ये तो अब हुकूमत ने कोई ग्रांट देनी है भाई। ये लो भाई, राशन आपका 28,000 रुपए महीने पे पहुंच चुका है, जो 8,000 का आता था 1 साल पहले। ये कुकिंग ऑयल जो 150 रुपए का लीटर आता था आज 400, 500, 600 रुपए फ्रैंकली स्पीकिंग, फ्रैंकली हुकूमत से आपको उम्मीद है? नहीं तो फिर कौन करेगा? फिर या तो फिर सब बैठ के दुआ करें, दूसरा बस दुआ ही करें। अब तो बस एक ही ऑप्शन है, रास्ता कोई नहीं है। आप नोट करो यार, शादी हॉलों पे अंधेरा पड़ा हुआ है, लोग बड़ी सादगी से घर के बाहर से अपनी बेटी रुखसत कर रहे हैं, ना मेहंदी, ना मायूं, ना सालगिरह, ना अकीका, ना कुछ भी नहीं हो रहा। आप लोग कुछ भी नहीं कर रहे। अगर किसी को बुलाते नहीं है तो कोई नहीं आता। कोई क्यों आएगा भाई? जब मेरे घर में मेरे बच्चे भूखे होंगे तो मैं आके आपके बच्चे की खुशी में उसको 1000 रुपए दूंगा। अच्छा देखिए, बिजली का बिल इस वक्त बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन नहीं, राशन भी है, लेकिन बिजली के बिल ने लोगों को मोटिवेट किया कि सड़कों पे आ जाए, और उसके लिए निगरान काबीना ने इजलास भी बुलाया। इजलास पे इजलास, नशस्तन, गुफ्तन और बर्खास्तन। तो उसके अंदर भी लाइकली ये बिजली के बिल माफ तो नहीं होने वाले। जो तजावीज़ सामने आ रही हैं वो यही है कि या तो सर्दियों में ये बिल वसूल कर लिए जाए या थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा दिया जाए। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल कहीं किसी जगह पर फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस को माइनस कर दिया जाए या इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को माइनस कर दिया जाए। तो आपको लगता है कि इस तरह की कुछ तजवीज़ काबिल अमल हो सकती है, ये लोगों को रिलीफ पहुंचा सकती है? जब सैलाब, जल्जला, आंधी, तूफान आता है या कोई बिल्डिंग गिर जाती है तो उसके नीचे दबे हुए लोगों को उठाने से पहले हुकूमत क्या ये पूछती है कि हम इस पिलर को उठा के तुम्हारे 3 बच्चों को जिंदा बचा रहे हैं, लेकिन इस पिलर को उठाने का खर्चा तुम्हें जिंदगी में देना पड़ेगा 50 करोड़ रुपए, या उनकी जान बचाना जिम्मेदारी होती है? रियासत की जिम्मेदारी लोगों को रेस्क्यू करना, उनकी जान बचाना, उनको तहफ़्फ़ुज़ देना, उनकी चादर चारदीवारी का तहफ़्फ़ुज़, उनकी तालीम, उनकी सेहत, ये सब कुछ है ना। तो आज तो लोग खुदकुशी का बोल रहे हैं। बाप कह रहा है मैं अपने बच्चों को फेस नहीं कर पा रहा, इसलिए 3 दिन से मोहल्ले के कोने पे पार्क में बैठा हुआ हूं, यहीं सो रहा हूं, यहीं जाग रहा हूं। मुझ में हिम्मत नहीं है वो अपनी बीवी को बोलने की जाओ मोहल्ले में किसी के घर से 1 डब्बा आटा ले आओ, एक छोटा सा मग दूध ले आओ, ये 2 महीने का बच्चा भूखा है तुम्हारा। ये इन लोगों की समझ में इसलिए नहीं आ रहा कि हुक्मरान जो होते हैं इनका और आम आवाम का लिविंग स्टैंडर्ड जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप कराची में रहते हैं तो यहाँ एक इस्लाह यूज की जाती है कि पुल के इस पार और पुल के उस पार,
पुल के उस पार जो इलाका है वो बहुत पैसे वालों का है, पुल के इस पार जो इलाका है वो तिनट्टी है, जहांगीर रोड है, फेडरल बेरिया है, नई कराची है, खारादर है, मलिर है, शाह फैसल है, ये लोग हैं। ये कहां से 2.5 लाख के बिल लेंगे भाई? टेंशन, परेशानी, डिप्रेशन, बिजली के इजाफी बिल, बिजली के बिल इजाफी छोड़े, बिजली के बिल। जफर अब्बास साहब, लास्टली वेरी क्विक कमेंट ऑफ योर्स। देखिए, दुनिया की जो 5 बड़े इनकलाब हैं, उन रेवोल्यूशंस की बात, मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन से लेके आप यानी 6 बड़े इनकलाबों में से 5 इनकलाब तो भूख की वजह से ही आए हैं। ये जो सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान की है, आपको लगता है कोई इनकलाब दरवाजे पे दस्तक दे रहा है? क्या है ये? मैंने तो ये बात तकरीबन 3 साल पहले बता दी थी कि ये जिस तरह का काम हो रहा है, और ये लोग जब घरों से बाहर निकलेंगे, देखिए जब कोई घर से बाहर आता है ना, तो फिर कोई आके उनको बताता है, अरे भाई आप घर चले जाएं, आपके डब्बों में आटा भर दिया है, आपके डब्बों में दालें भर दी हैं। उनको पता है कि वो डब्बे ही हमारे गल सड़ गए, खाली पड़े पड़े दाल के, वो हमारे आटे का कनस्तर ही सड़ गया। अभी परसों एक बुजुर्ग की वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया पे, वो कह रहे हैं हम 1 किलो आटा खरीद के लेके घर जाते हैं, ये हालत हो गई है हम लोगों की। यार कोई रहम करने वाला है कि नहीं है? हम किधर उलझे हुए सियासी मारामारी में भाई? इसको पकड़ो, उसको छोड़ो, ये करो, वो करो। लोग, पाकिस्तानी अवाम, मैं क्या अल्फाज बोलूं यार, ये सब हमारे अपने लोग हैं, हमारे घर वाले हैं, मैं नहीं बोल सकता, लेकिन खुदा के वास्ते जाओ सर्वे कर लो यार, देख लो क्या हालत हुई है लोगों की। और सीधी सीधी बात है, देखिए वो जिन रेवोल्यूशंस की आप बात कर रहे हो उसमें तो ये तक बोला गया था केक खा लो खरीद के, अगर रोटी नहीं है तो भाई घास भी खा लो। यहाँ तो रोटी खरीदना तो दूर की बात, जेब में पैसे ही नहीं है। 50,000 तनख्वाह थी, 80,000 के इलेक्ट्रिक ले गई, बिजली का बिल ले गया, अब -30,000 पे हो, यानी -30,000 में कहां से कुछ आएगा भाई? पहले तो 30,000 उतारो, उसके बाद घर का किराया देना, फिर 30,000 का राशन लाना, इसके अंदर ना केचप शामिल होगा ना गोश्त होगा। लोग गोश्त खाना छोड़ चुके हैं। आप अमीर लोग खाते हैं गोश्त भाई, अभी पाकिस्तान की मिडिल क्लास अवाम ना बकरा खाती है, ना गाय, ना मछली, ना मुर्गी। दालें 250, 300, 400 रुपए किलो हो गई है। कोई पूछने वाला है? क्या खाएंगे लोग? घास खाए जाके पार्क के अंदर। तो बात सिर्फ इतनी सी, आवाम का दर्द नहीं है किसी को। क्या है मसला? जिस दिन ये बाहर निकलेंगे सबको समझ में आ जाएगा। हम पे लोड गिर रहा है इसलिए हम बता रहे हैं, हम बार बार कह रहे हैं। देखिए हमारे जो डायलिसिस सेंटर चल रहे हैं ना, एक एक सेंटर का खर्चा कितना है? 50 लाख, 55 लाख, 60 लाख। डॉलर डबल हुआ, 1.5 करोड़ हो गया, 1 करोड़ 20 लाख। पैसा कौन देगा? जिस डोनर को फोन कर रहे हैं बोले नहीं है, अपने स्टाफ की तनख्वाह नहीं दी है 3 महीने से। तो ये सब निजाम फलाईदारों का जो है, मुझे नहीं मालूम कैसे चल पाएगा आगे। कोई जेल से बाहर आ गया या लंदन से वापस आ गया तो आपको लगता है कि हालात बेहतर हो सकता है? चाहे जन्नत हो, चाहे जहन्नुम हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे लंदन हो, चाहे चीन हो, चाहे हांगकांग हो, पब्लिक का इंटरेस्ट इस वक्त नहीं है। मेरा बच्चा अगर रो रहा होगा, मेरी बीवी बोलेगी ये 2 दिन से भूखा है इसलिए रो रहा है, क्या मुझे कुछ सुनाई देगा? क्या मुझे कुछ दिखाई देगा? कोई रंग नजर आएगा? अभी वो कंडीशन से आगे निकल चुकी है आवाम। ये बात नहीं समझना चाह रहा कोई, ना समझे। जिस वक्त ये रोडों पर आएंगे, मैं देखता हूं कौन सा बड़ा अमीर वजीर आता है, बहुत बड़ी गाड़ी से उतरने के बाद इनको बोलेगा जाइए आप घर, कल से इंशाल्लाह बिजली मुफ्त होगी, और लोग घर चले गए। हम भी देख लेंगे वो चीज। हम तो बार बार आपको बता रहे हैं, लोगों के हालात तबाहकुन हो चुके हैं, बर्बाद हो गए लोग, लेकिन कोई सुनना ही नहीं चाह रहा। बहुत बहुत शुक्रिया जफर अब्बास साहब। सरबराह JDC मारूफ समाजी रहनुमा जफर अब्बास हमारे साथ मौजूद थे। क्यों सितम पर है सितम जारी, नहीं मालूम कुछ है किसे मालूम, से मालूम क्या मर्जी है अब रहमान की। लब मुकफ़ल दिल मुकफ़्फ़स जा मुक़य्यद दोस्तों, ज़िंदगी भारी है कितनी आज के इंसान की। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ज़रा तोशा खाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सज़ा मुअत्तली के फैसले को डिस्कस करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ वेलकम बैक। इत्तला है कि शेर आ गया है, और ये कोई सियासी शेर नहीं है, बल्कि ये घर में रखा हुआ को पालतू शेर था जो खुल के इस वक्त कराची की शाराए फैसल पर मौजूद है और उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। एज़ फार एज़ पॉलिटिक्स इज़ कंसर्न, तो तोशा खाना केस में सज़ा मुअत्तल होने पर PTI हलकों की जानिब से खुशी का इजहार किया जा रहा है, जैसे वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ बाइज़्ज़त बरी हो चुके हैं। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। उनकी नाअहली ना सिर्फ अपनी जगह कायम है, बल्कि सज़ा भी अपनी जगह पर मौजूद है और उनको मिलने वाला रिलीफ भी आर्जी है। तोशा खाना केस और इसके फैसले की कानूनी हैसियत के बारे में बात करें तो चेयरमैन PTI की सज़ा मुअत्तली का मतलब हरगिज़ सज़ा माफ़ी नहीं है, और जब तक ये सज़ा कायम है इमरान खान नाअहल ही रहेंगे। ये सज़ा की मुअत्तली है, ना कि सज़ा का ख़त्म होना। ये तोशा खाना केस पहले की तरह चलता रहेगा। सिर्फ कानून के मुताबिक अगर मुजरिम को 3 साल से कम सज़ा हो तो ज़मानत दिया जाना एक रूटीन अदालती मैटर है। लेकिन इस मुअत्तली का मतलब ये नहीं कि केस ख़त्म हो गया और मुलजिम भी बरी हो गया और इसकी नाअहली भी ख़त्म हो गई हो। आर्टिकल 62H के मुताबिक अगर मुजरिम की सज़ा 2 साल से ज़्यादा हो तो वो नाअहल हो जाता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 426 के मुताबिक 3 साल सज़ा सुनाई जा चुकी है, जिसका वाज़ेह मतलब यह है
कि उनकी नाअहली कायम और बरकरार है। और ये समझना भी ज़रूरी है कि सज़ा की मअतली का मकसद सज़ा की माफ़ी नहीं है, और कानून के मुताबिक जब तक ये सज़ा रहेगी चेयरमैन पीटीआई नाअहल रहेंगे। सज़ा मअतली का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि वो मेरिट पर रिलीज़ हो गए, बल्कि सेक्शन 426 के मुताबिक ये मअतली सिर्फ उस वक्त तक है जब तक मेन अपील कोर्ट में पेंडिंग है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एडिशनल सेशन जज के फैसले की रोशनी में पहले ही चेयरमैन पीटीआई की नाअहली आर्टिकल 62H के तहत 5 साल के लिए कर दी है, जो अपनी जगह पर बरकरार है और रहेगी। अब इस फैसले को जहां पर पीटीआई सेलिब्रेट कर रही है, आई डोंट नो इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से इस पर तनकीद की जा रही है। इस वक्त सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून निहाल हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद है। निहाल हाशमी साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसला जिसमें सज़ा मुअत्तल की गई है चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में, उस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मोतरस क्यों है? इससे पहले तो हमने पीटीआई को खासा एतराज़ करते हुए देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर चीफ जस्टिस IHC के ऊपर, आज नून लीग एतराज़ कर रही है, क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहसियत वकील ये समझता हूँ कि यार ये ना किसी की जीत हुई है ना हार हुई है, इसमें कोई एक्यूटल नहीं हुआ है। उन्होंने जो वर्डिक्ट था उसको सेटिसाइड करके कहा है कि इसको दोबारा आप रिमांड बैक किया कि आप इसको तरीके से चलाएं, तो ये शायद फ़ायदेमंद नहीं होगा। अगर दोबारा चलेगा तो शायद और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस और चीज़ें सामने आ जाएं। तो ये एक मैंडेटरी है हमारे यहाँ। सेक्शन 426 के तहत एक एप्लीकेशन दिया जाता है, जिसके तहत ये होता है कि कोई भी अगर सेंटेंस 5 साल से नीचे 7 साल से नीचे भी हो तो उसमें आमतौर पे ज़मानत दे दी जाती है। मगर असल होता है कि ये फर्दर प्रोसीड करे, अपील प्रोसीड नहीं हुआ, बेल ग्रांट नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने कहा रिमांड बैक। देखिए, अब आपका ताल्लुक क्योंकि लीगल फ्रेटर्निटी से निहाल साहब, आप इस डिसीजन को अच्छे तरीके से समझते हैं, तो ये समझा दीजिए पार्टी क़यादत को भी, वो क्यों एतराज़ कर रहा है या वो इस तरह की ट्वीट्स क्यों कर रहे हैं कि शायद चेयरमैन पीटीआई की सहूलतकारी हुई है कोई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, या गुड टू सी यू की बाज़गश इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुंच गई? देखिए, गुड टू सी यू तो एक चल गया है मार्केट में कि इमरान खान के और उनके जो हवारी हैं उनके हवाले से जब भी कोई इस तरह की बात होती है, ख़ास करके जो मौजूदा एपेक्स कोर्ट के सरबराही कर रहे हैं, वो इस तरह की जब गुफ्तगू करते हैं तो ये टॉक ऑफ द टाउन बन जाता है। मगर एज ए वकील मैं आपको ये बात बता दूं कि आमतौर पे रिमांड बैक कर दिया जाता है उस केस को कि जाएं और जा करके दोबारा से इसको ट्रायल किया जाए। और साथ साथ ये होता है कि जहाँ पे 5 साल से कम होता है तो उसमें आमतौर पे बेल उसी वक्त ले भी लिया जाता है और उसे विदाउट टचिंग द मेरिट ऑफ द केस बेल इज ग्रांटेड इन द मैटर। अब लेकिन इस केस में ऐसा हुआ नहीं ना, इसमें डिले हुआ, और डिले होने की वजह से पीटीआई की लीगल फ्रेटर्निटी भी, जो कानूनी टीम थी वो भी, और सोशल मीडिया ट्रॉल्स भी जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ जो बातें कर रहे थे, सोशल मीडिया भरा पड़ा था। आज जब ये फैसला आया है तो यही कुछ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग कर रहे हैं। देखिए, मैं पार्टी के कारकुन की हैसियत से और एक लीगल, देखिए मैं अगर बात आपसे ये वाली करूं कि नहीं जी गलत है सही है ये वो, तो फिर मैं एज ए प्रैक्टिसिंग लॉयर आज भी सुबह मैं एक केस चला के आऊँ जिसमें 10 साल सजा हुई थी, मैंने अपील ले ली और मैंने आज अपने बंदे को बरी कराया। तो आप अगर मेरिट पे चलाते हैं तो बरी हो जाता है। मगर मैं गया था बेल लेने के लिए, मेरे बरीयत हुई है। मगर आमतौर पे जो होता है वो 5 साल की जो सजा उससे नीचे की होती है। इसमें पीटीआई वालों को खुश नहीं होना चाहिए, उनका केस खत्म नहीं है, बल्कि और उनके केस को कहा गया है कि दोबारा से चलाया जाए। ये नहीं हुआ कि सेटिसाइड कर दिया गया उसके सेंटेंस को। उन्होंने कहा रिमांड बैक टू द ट्रायल कोर्ट। तो रिमांड बैक के माने यह है कि ये तो और दलदल में चले गए, तो उनको समझने की बात है। और हमारे दोस्तों के बारे में ये मैं कह सकता हूं कि हमें लीगल मैटर्स को समझने की जरूरत है। और जो बुनियाद रखी थी अता बंदियाल साहब ने, वो अब नहीं मालूम 10 साल तक चलता रहेगा गुड टू सी यू। तो मेरे ख्याल से गुड टू सी यू नहीं होना चाहिए। अगर होता तो शुरू के दिन से होता, चौधरी अब्दुल रशीद के वक्त से होता। एक खास शख्स के लिए, खास फर्द के लिए ये चीज़ नहीं होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि हमें ये अपना किरदार अदा करना चाहिए और अदलिया को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए और हर चीज कानून के तनाज़े में होना चाहिए। ये नाअहली की सजा आपने भी भुगती है, चेयरमैन पीटीआई को इसमें तो शायद कोई इंटरिम रिलीफ मिल गया है, लेकिन कितनी देर तक आप देख रहे हैं? अभी तक वो हवालात में है, वहां से बाहर नहीं आए हैं। कल उनको अदालत में पेश होना है, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अंदर। और कितनी देर तक आप देख रहे हैं केसेस के अंदर यूं ही उलझे रहेंगे चेयरमैन पीटीआई? देखिए जी, फौरी तौर पे तो ये होता नहीं है। फिल्मों में हो सकता है कि जी आपने जैसे ही ऑर्डर हुआ और आपने रिलीज ऑर्डर भेज दिया, ऐसा नहीं होता। आज जिस मैं केस का बता रहा हूँ वो 2 दिन बाद उसके डिटेल ऑर्डर आएंगे और उसके बाद फिर रूपकार और वो रिलीज ऑर्डर ये सब बनते हैं।
नंबर 2 जो बात मैं आपको बताना चाह रहा था, वो एक और केस में उनको उनकी रिमांड ले ली गई है, उनको गिरफ्तारी शो कर दिया गया है, तो वो जेल से बाहर नहीं आ रहे। इसी दौरान तो इसीलिए तो पीटीआई के लोग कह रहे हैं कोर्ट से कि अब अपने ऑर्डर पर अमल दरामद भी कराए। नहीं, बात सारी ये है, ऐसे जज का काम होता है ऑर्डर कर देना, उसके बाद इंतजामी काम होता है, जज साहब का काम नहीं रहता है। फिर वो जो डिपार्टमेंट है, जुडिशियल ब्रांच है, वो कर रहा होता है। हर कोई अपना अपना काम कर रहा है, एक दूसरे के काम में मुदाखलत नहीं कर सकते। मगर मैं फिर आपको बता रहा हूं कि तौसा खाना केस में इमरान खान साहब को जेल से लाया जाएगा और ला करके उनकी एविडेंस रिकॉर्ड कराई जाएगी और केस फर्दर प्रोसीड होगा। ये नहीं हुआ है कि तौसा खाना केस में इमरान साहब को बरी कर दिया गया, बरी नहीं हुए हैं वो। उनको तौसा खाना केस में जेल से लाया जाएगा और उनके खिलाफ केस चलाया जाएगा। अच्छा निहाल साहब देखें, एज ऑफ नाउ हम चेयरमैन पीटीआई के केसेस की बात कर रहे हैं, या कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि मियां नवाज शरीफ कब वापस आएंगे। शायद आम आदमी को इससे कोई सरोकार नहीं है कि चेयरमैन पीटीआई कब आएंगे, मियां नवाज शरीफ कब वापस आएंगे। उनका सरोकार इस वक्त महंगाई से है, वो बढ़ती हुई महंगाई है, बिजली के बिल हैं, अशिया खुरोनोश की कीमतें जो आसमान से बातें कर रही है, और इस वक्त खासी तनकीद कर रहे हैं वो उस हुकूमत के ऊपर जो 16 माह तक बरसर इक़्तिदार रही है, यानी पीडीएम हुकूमत। देखिए, लोगों का जायज़ हक है कि वो तनकीद करें, मगर ये ज़रूर ये बार बार मैं बावर कराना चाहूँगा कि वो देखें कि कौन लोग ये लॉ इम्पोज करते हैं। ग्रेड 17 से 22 के जितने लोग हमारे मुल्क में बरजमान है, बज़ाहिर उनको कहते हैं सिविल ब्यूरोक्रेट या नौकरशाही या सरकार के मुलाजिम, और मालिक हमें कहते हैं। तो वो मालकान को बताते हैं कि कैसे टैक्स बढ़ाया जाए। अपने मराद को पूरी करने के लिए, अपने पेट्रोल डीजल और अपने खर्चे पूरे करने के लिए वो आवाम को मुसल्लत करते हैं, और वो एक टेबल बना के भेज देते हैं कि इस मद में इतना टैक्स लगा और फिर आप उस पर दस्तखत कर देते हैं, और वो दस्तखत कर देते हैं। तो बात सारी ये है कि आवाम इस मुल्क का जो ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम है, दुनिया का सबसे नाहल निज़ाम है कि एक आदमी फ्रेश निकल के आता है एसडीएम, वो भी छतरे लेके, वो समझता है कि ब्रिटिश इंडिया के दौर में वो चल रहा है। एक एसडीएम को अगर आप देख ले तो उसके 2 करोड़ की गाड़ी पे बैठता है लातादाद। फैसले तो आप ही के किए हुए हैं ना, आप ही की पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के किए हुए हैं, वो कैपेसिटी पेमेंट्स हो, वो पावर प्लांट्स हो, आईपीपीस के साथ एग्रीमेंट्स हो, मैं क्या क्या गिनवाऊं। वो फिर डॉलर की कीमत जो है कंट्रोल करना, कर्टेल करना, इसहाक डार साहब ने बड़े बड़े टॉल क्लेम्स किए थे। शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा था कि आटा अगर सस्ता ना हुआ तो मैं कपड़े बेच दूंगा। एक मिनट सुन ले। जब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अवामी हुकूमत कायम करते हैं, अवाम को रिलीफ देते हैं, लोगों के लिए सड़कें, रोड, बिजली घर बनाते हैं, नौजवानों को लैपटॉप देते हैं, तो फिर यही साजिशी अनासर आते हैं और आकर के बीच में इस तरह के पॉपुलर लीडर्स को ओवरथ्रो करने में सहूलतकार बनते हैं। उसमें बहुत बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करने को तैयार नहीं है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अभी सिविल अफसरान की बात हो रही थी, सिविल ब्यूरोक्रेसी की बात हो रही थी, सरकारी अफसरान के लिए खतरे की एक और घंटी बज रही है, इस पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ इस वक्त सरकारी मुलाजमीन जहां अवामी तनकीद की जद में हैं, वहीं हुकूमती रेडार पर भी आ गए हैं। एफबीआर जराये के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन की पेंशन्स कटौती का फैसला कर लिया गया है, और कुछ जराये तो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि सरकारी मुलाजमीन की पेंशन्स को सिरे से ख़त्म करने का फैसला कर लिया गया है। पेशतर इससे कि इस खबर को अनफोल्ड करें, आपको याद होगा कि साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन पीटीआई अपने दौर के अंदर ये कह चुके कि सरकारी मुलाजमत तो असल में तबाही का रास्ता है, और फिर पेंशन्स के हवाले से पहले रेलवे मुलाजमीन के ऊपर भी ये खबर बिजली बनकर गिरी, और उसके बाद उन्होंने प्रैक्टिकली इसको महसूस भी किया कि जब कई माह तक पेंशन्स फराहम नहीं की जा रही थी। और अब एक बार फिर निगरां हुकूमत के हवाले से ये खबर फ्लोट हो रही है कि निगरां वफाकी हुकूमत ने भी सरकारी मुलाजमीन की पेंशन्स को ख़त्म करने का फैसला कर लिया। अब सवाल ये होता है कि क्या केयर टेकर गवर्नमेंट के पास ऐसा मैंडेट है? तो इसका जवाब भी फिर माजी की हुकूमत के फैसलों से मिलता है कि जो हुकूमत अभी केयर टेकर गवर्नमेंट को इक़्तिदार सौंप कर गई है, वो केयर टेकर गवर्नमेंट के हाथ भी मजबूत करके गई है, ख़ास तौर पे इकनॉमिक डोमेन के अंदर। यानी आने वाले दिनों में ये निगरां वफाकी हुकूमत कुछ ऐसे अहम फैसले कर सकती है जिसकी तवक्को एक आम आदमी को या सरकारी मुलाजिम को कम अज़ कम नहीं है, लेकिन उसका जवाब भी खुद केयर टेकर गवर्नमेंट को फराहम किया गया है। तो आने वाले दिनों में जहां बहुत से लोगों पर उफ्ताद गिरेगी और फिर अपनी किटी को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेगी, तो वहीं पर कुछ ऐसे फैसले भी हो सकते हैं जो गैर मुतवक्के होंगे, और कम अज़ कम ये फैसला सरकारी मुलाजमीन के लिए तो बेहतर नहीं होगा, लेकिन इसके लिए मोडालिटीज़ भी तय की जा रही हैं।
कि कितनी सर्विस करने वाले पर ये होगा। यानी अगर कोई 10 साल तक रिटायर हो गया हुआ है या 25 साल उसकी रिटायरमेंट को हो गए हैं और वो 10 साल रिटायरमेंट वाले के ऊपर ही कदम लगानी है या फिर 25 साल वाले पर, तो बहुत सारी चीज़ों का भी तय होना बाकी है। ये खबर है जो अभी एक र्यूमर की तरह से गर्दिश कर रही है। देखना यह है कि हुकूमत ऐसे में क्या फैसला करती है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।